हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं एनिमल किंगडम के शॉर्ट रिवीजन सेशन में। लास्ट लेक्चर में हमने नॉन कॉर्डेट्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग सा लेक्चर लिया था और उसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइंस के बारे में स्टडी किया था और बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन थे, उसको हमने दूर किया था। आज हमारा जो टारगेट है वो है नॉन कॉर्डेट्स एंड द समरी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक बहुत अच्छे से क्वेश्चन के साथ में, जो आपसे पूछा जा सकता है कि जेली फिश जिसको हम कहते हैं ऑरेलिया, डेविल फिश जो कि है ऑक्टोपस, स्टार फिश जो कि है स्टेरियास और सिल्वर फिश जो कि है लेपिस्मा। हम जानते हैं कि इन सारों के नाम का जो कॉमन नेम है उसमें फिश आ रहा है, लेकिन इनमें से कोई भी फिश नहीं है। these belong to other phyla। जैसे कि अगर हम बात करें जेलीफिश जिसको हम ओरेलिया कहते हैं वो सिलेंट्रेट है। अगर मैं बात करूं डेविल फिश की जिसको हम ऑक्टोपस कहते हैं वो एक मोलस्कन है। मोलस्कन में भी सिफेलोपोडा क्लास से बिलोंग करता है। अगर मैं बात करूं स्टार फिश की तो ये काइनोडर्मिटा है। और अगर मैं किसी सिल्वर फिश की बात करता हूं जिसको मैं लिम्बलेस आर्थ्रोपोड भी कहता हूँ, लिम्बलेस इंसेक्ट कहता हूँ, जो कि बुकवर्म भी कहलाती है, ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। मतलब कि हम जान सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डेविल फिश। तो आपको एक सलाह दे सकता हूँ मैं कि आप जितनी भी एनालॉजी, जैसे कि फिश के रिगार्डिंग तो मैंने आपको बता दी, बहुत सारी चीजें जैसे कि आपके कॉमन नेम पूछे, जैसे कि सी हेयर है, सी रोडेंट है, जैसे कि डेंटेलियम है, तो ऐसे जो कॉमन नेम है उसको आप एक अलग पेपर पे लिख के रखें ताकि रिवीजन में आसानी रहे। लेट अस प्रोसीड। और आज का जो हमारा टारगेट है वो है नॉन कॉर्डेटा, तो लेट अस कंप्लीट दैट। सॉरी, कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा हम पहले कवर कर चुके हैं, तो आज का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेटा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज जो कॉर्डेटा के लिए इम्पोर्टेंट है वो है नोटोकॉर्ड। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी कॉर्डेटा का जो वर्ड है उसका जो ओरिजिनेशन है वो हुआ है नोटोकॉर्ड से। तो आपको ध्यान रखना है, ये माइंड में एक बात स्पष्ट रूप से रखनी है कि जितने भी मेंबर है कॉर्डेटा के, उनके लाइफ में कभी न कभी उनके पास में नोटोकॉर्ड रही होगी, भले ही वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रही हो या उनकी लाइफ टाइम में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रही हो, वो कॉर्डेटा के मेंबर है। अगर हम हेमिकॉर्डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे एक स्पेशल जो आपके फेरिंक्स से एक स्ट्रक्चर टाइप निकलता है जिसको हम कहते हैं स्टोमोकॉर्ड। पहले साइंटिस्ट ने माना था कि ये नोटोकॉर्ड है, यानी कि ये स्टोमोकॉर्ड नोटोकॉर्ड नहीं है, ये नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। स्टोमोकॉर्ड आप कह सकते हो एलिमेंट्री कैनाल से डेवलप हुआ है, तो ऑरिजिन में मेसोडर्मल है, लेकिन जो आपके पास में नोटोकॉर्ड होता है वो भी मेसोडर्मल है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कह सकते हो आप, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हेमिकॉर्डाटा को पहले कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था, लेकिन बाद में इसको अलग फाइलम के रूप में नॉन कॉर्डेटा के अंदर रखा गया। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक और बार हमने रिवाइज किया। फिर आगे हम चलते हैं कॉर्डेट्स के बारे में। जनरल फीचर जो हम सभी को पता होंगे कि जो कॉर्डेट है उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी, जो कि डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड के नीचे प्रेजेंट रहती है। मतलब इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है वो है नर्व कॉर्ड, जो कि डोर्सल है, होलो है, और आप कह सकते हो डोर्सल है, होलो है, और इसके साथ में यहाँ पे सिंगुलर है। मतलब कि अगर हम बात करें डिफरेंस की न्यूरल सिस्टम में कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में, तो हम कहेंगे कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है कॉर्डेट्स का वो डॉर्सल होता है, होलो होता है, सिंगल होता है। सिंपल सी ट्रिक हम कह सकते हैं DSTH। टी मतलब कि डॉर्सल, एस मतलब कि सिंगल, टी मतलब कि ट्यूब्यूलर और एच मतलब कि होलो। तो आपके जो कॉर्डेट्स हैं उनका न्यूरल सिस्टम कैसा होता है, डॉर्सल है, सिंगल है और ट्यूब्यूलर है और होलो है। जबकि नॉन कॉर्डेट्स में हम कह सकते हैं कि इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो आपके वेंट्रल होता है, पहला पॉइंट, सॉलिड होता है, डबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके नर्व कॉर्ड है और इसके जस्ट वेंट्रल साइड में आपको पता है डॉर्सल और वेंट्रल हम जो वर्ड यूज करते हैं वो रेस्पेक्टिव वर्ड है। अगर मैं नोटोकॉर्ड के रेस्पेक्ट में या फिर अगर मैं नर्व कॉर्ड के रेस्पेक्ट में नोटोकॉर्ड की लोकेशन की बात करूं तो वो क्या है, वेंट्रल है। नर्व कॉर्ड के वेंट्रल में प्रेजेंट है कौन सा, नोटोकॉर्ड। लेकिन अगर मैं किसी एनिमल की बात करूं तो एनिमल के डॉर्सल साइड में क्या है, नोटोकॉर्ड। ठीक बात है, तो ये मतलब रेस्पेक्टिव टर्म है। ठीक बात है। फिर नोटोकॉर्ड की हम बात कर सकते हैं कि लोकेटेड डॉर्सली विद रिस्पेक्ट टू बॉडी एंड वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड।
सिंपल सी बात है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोटोकॉर्ड इज लोकेटेड वेंट्रली विद रिस्पेक्ट टू नर्व कॉर्ड। तो इसमें हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको कंसेप्चुअल क्लियरिटी ना हो, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, तो आप इस बात का ध्यान रखें। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। फिर हम आगे चलते हैं। जनरल फीचर है कि बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जनरल फीचर है जो सबको पता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी है वो है फेरेंजियल ग्लिल स्लिट्स। मतलब कि जितने भी कॉर्डेट्स है उन सभी में फेरिंग्स में, उनकी सभी की जो फेरिंग्स है वहाँ पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहेंगे उनकी लाइफ टाइम में कभी भी। अगर हम बात करें मैमल्स की, तो मैमल्स की भी लाइफ टाइम में जो एम्ब्रियोनिक स्टेट होती है वहां पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमको ध्यान रखनी है कि एक्सेप्शनली जो हेमिकॉर्डेट्स के मेंबर हैं उनके पास में भी फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहती है, जो कि उनकी बॉडी की लेटरल साइड में प्रेजेंट रहती है और उनमें रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है कि द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट इज फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स। फिर फर्दर हमारे पास में है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा को हम जनरली मेजरली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है यूरोकॉर्डेटा और दूसरा है आपके पास में यूरोकॉर्डेटा, मतलब पहला है आपको प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा है आपके पास में, यहाँ पे हम थोड़ा सा भटक गए थे राह से, वापस इसको ट्रैक पे लाते हैं। हमने ये कहा कि जो कॉर्डेटा है उसको हम दो सब फाइलम में डिवाइड कर सकते हैं। वापस देखो, हम कॉर्डेटा को दो सब फाइलम में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सब फाइलम है आपके प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा है वर्टिब्रेटा। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर दो पार्ट इंक्लूड किए गए हैं, एक तो है यूरोकॉर्डेटा, वो भी एक सब फाइला है, और दूसरा है ट्यूनिकेटा। यूरोकॉर्डेटा है ट्यूनिकेटा और दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं। और दूसरा जो वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन है वो हमें यहाँ पे दे रखा है कि वर्टिब्रेटा को जो है हम दो सुपर क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है एग्नेथोस्टोमेटा और दूसरा है जो आपके वर्टिब्रेटा है उसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है एग्नेथोस्टोमेटा में और एग्नेथा में। ठीक है, और आपको ध्यान देना है कि पीसीज एक सुपर क्लास है और जो एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मेमेलिया है, दीज आर क्लासेस। और आपके पास में जो साइक्लोस्टोमेटा है वो भी एक क्लास है। ठीक है, फिर यहाँ पे फटाफट अपना जो मेन हेडिंग था उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ज़्यादा डिटेल हम लर्न नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट लाइंस होगी उन्हीं को हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। तो फर्दर सबसे पहले चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं वो एक्सट्रीमली मरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। केवल कहाँ पे मिलेंगे? समुद्र में मिलेंगे। मतलब कि ये जो चारों एग्जाम्पल इसके, मतलब एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम और हर्डमानिया, जो कि एक अधूरा एग्जाम्पल है, उसको आप दो सात ट्रिक से याद कर सकते हो, DOSHA, जिससे आप एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम और हर्डमानिया और सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स जो है ब्रैंकियोस्टोमा, इसको हम एम्फियोक्सस या लेंसलेट भी कहते हैं। एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं बहुत ज्यादा, एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम, हर्डमानिया और सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल ब्रोंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और लेंसलेट। फर्दर अगर हम बात करें वर्टिब्रेटा की, तो वर्टिब्रेटा का जो खास कैरेक्टर है वो आपको ध्यान रखना है कि वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज प्रेजेंट रहती है, और जो एडल्ट है अब आफ्टर बर्थ ये नोटोकॉर्ड किसमें चेंज हो जाती है? कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम में। मतलब कि ये वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस भी हो सकता है और बोनी भी हो सकता है, लेकिन ये रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रेटा के मेंबर्स में। फिर आगे हम बात कर सकते हैं कि thus all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉर्डेटा के पार्ट है वर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स है सारे के सारे कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ टाइम में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। लेकिन जितने भी कॉर्डेट है सारे वर्टिब्रेट नहीं है, क्योंकि कॉर्डेट्स के अंदर हम प्रोटोकॉर्डेट्स को भी इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे एक और चीज डायग्राम के रिगार्डिंग आपको ध्यान देनी है कि ये डायग्राम एसिडिया का है, नहीं ये डायग्राम एसिडिया का है, ये डायग्राम एसिडिया का है। 3 बार मन में बोलो ये डायग्राम एसिडिया का है, सवाल पूछा जा सकता है। फिर एक इम्पोर्टेंट चीज
जो आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रोटोकॉर्डेटा नहीं यूरोकॉर्डेटा है उसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है। मतलब कि जो लार्वा है, लार्वा में तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन जो आपके एडल्ट है उसमें नोटोकॉर्ड नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें यूरोकॉर्डेटा के एडल्ट की तो इसमें लगभग कोई भी वर्टिब्रेट या फिर कॉर्डेट कैरेक्टर जनरली देखने को नहीं मिलता है, एक या दो को छोड़कर। और जो आपके लार्वल स्टेज है वहां पे आपको क्या मिलेगा, नोटोकॉर्ड मिलेगा। मतलब कि यूरोकॉर्डेटा रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है। ये एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो हमारा हमने यहाँ से किया। फिर यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी मेंबर है वर्टिब्रेटा के उनमें एक्सक्रीशन होता है किडनीज के द्वारा। किडनीज का डेवलपमेंट आप जानते हैं, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक किडनी, अलग अलग लेवल पे ये किडनी का टाइप आपको देखने को मिलता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज कि इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये पेयर्ड अपेंडेजेस फिन्स भी हो सकते हैं, लिम्स भी हो सकते हैं, और इन्हीं के बेसिस पे हमने वर्टिब्रेटा को फर्दर दो सुपर क्लास में डिवाइड किया। एक तो है पीसीज और दूसरा है टेट्रापोडा। यहाँ पे हमने बात की थी कि इसमें फिन्स है और इसमें लिम्स है, इसलिए हमने इसको पीसीज में रखा, और इसमें इन सारे मेंबर्स को हमने किस में रखा, टेट्रापोडा में। इनमें 4 लिम्स प्रेजेंट रहते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। फिर आगे की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास में वर्टिब्रेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया था हमने पहले, जिसमें हमने एग्नेथा की बात की और उसमें हमने साइक्लोस्टोमेटा को इंक्लूड किया। यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी मेंबर है साइक्लोस्टोमेटा के सारे एक्टोपैरासाइट है ऑन सम फिशेज। कुछ फिशेज के ऊपर एक्टोपैरासाइट के रूप में प्रेजेंट रहते हैं और इनके लिए एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज सेंग्विवोरस। सेंग्विवोरस का मतलब ये अदर फिशेज के रक्त का पान करते हैं, यानी कि उनके बॉडी से डायरेक्ट न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करते हैं, इसलिए इनका नाम है सेंग्विवोरस। मतलब इनको एक संज्ञा दे रखी है हमने। फिर आगे हम बात करते हैं, इनमें इंपॉर्टेंट नंबर है जो मिस हो सकता है हमारे पास में, कि इनमें गिल स्लिट्स कितने होते हैं, 6 से 15 पेयर नंबर आपको ध्यान रखने हैं। इनमें इनकी बॉडी पहली बात तो इलोंगेटेड होती है और इन इलोंगेटेड बॉडी पे 6 से 15 गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं। वापस सुन लो, इनकी बॉडी इलोंगेटेड है, 6 से 15 गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि साइक्लोस्टोमेटा में ना तो स्केल्स मिलते हैं और ना ही पेयर्ड फिन्स मिलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। तो इम्पोर्टेंट लाइन साइक्लोस्टोमेटा के बारे में अभी तक हमने पढ़ी कि दीज आर ऑल एक्टोपैरासाइट्स, 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट है और यहाँ पे आपके पास में स्केल्स नहीं मिलती और पेयर्ड फिन्स नहीं मिलते हैं। इनके पास में क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, साइक्लोस्टोमेटा का जो बॉडी है उसमें जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस होता है। इनमें सर्कुलेशन क्लोज्ड टाइप का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर में क्लोज्ड सर्कुलेशन प्रेजेंट रहता है। और अगर हम बात करें पीछे वाले 2 चीजों की जिनकी हमने बात की थी, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा की, तो इनके बारे में एक और लाइन जो हमने मिस कर दी है कि जो आपके सिफेलोकॉर्डेटा है इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो यहाँ पे 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो पैराग्राफ है, एक लाइन ये है सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में और दूसरी लाइन है आपके कॉन्डिक्थीज के बारे में। कॉन्डिक्थीज में भी नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ और दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा का नाम ही यही बता रहा है कि इनमें नोटोकॉर्ड लाइफ टाइम इन पूरी बॉडी से मतलब हेड से लगा के टेल तक प्रेजेंट रहेगी और पूरी लाइफ टाइम इनमें मिलेगी। एक तो आपको याद रखना है सिफेलोकॉर्डेटा और दूसरा आपको ध्यान रखना है कॉन्ड्रिक्थीज। इन दोनों में पर्सिस्टेंट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। फिर यहाँ पे आगे हम और क्या मिस कर चुके हैं ये सारी चीज हम देख चुके हैं। आगे देखते हैं हम फर्दर। यहाँ पे कुछ लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है कि जो साइक्लोस्टोमेटा है और जो कॉन्ड्रिक्थीज है आर वर्टिब्रेट। मेरे हिसाब से मैंने कुछ यहाँ पे लिखने में गलती की है क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा को हम वर्टिब्रेट नहीं कहते। साइक्लोस्टोमेटा वर्टिब्रेटा का पार्ट ही नहीं है ना। क्यों नहीं है, यहाँ पे गलती मैंने यहाँ पे की है कि साइक्लोस्टोमेटा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मेरे को इंक्लूड करना चाहिए था यूरोकॉर्डेटा। ठीक बात है। तो ये लाइन थोड़ी सी मैंने गलत लिखी तो उसको मैं काट देता हूँ। फिर आगे चलते हैं हम। यहाँ पे आगे एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जो पेट्रोमाइजोन है, एग्जाम्पल है किसका, साइक्लोस्टोमेटा का। इनमें
तो आपको एक टाइप का माइग्रेशन देखने को मिलता है, वो है एनाड्रोमस माइग्रेशन। तो माइग्रेशन के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है एनाड्रोमस और दूसरा होता है कैटाड्रोमस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस। कैटाड्रोमस का मतलब आपको ध्यान रखना है, सिंपल सी चीज है। कैटाड्रोमस का मतलब CATA, तो यहाँ पे आ रहा है टी, तो आप कह सकते हो माइग्रेशन टुवार्ड सी, माइग्रेशन टुवार्ड सॉल्ट। तो आप ध्यान रखें कि अगर कोई फ्रेश वाटर फिश है माइग्रेट करती है किसमें, सॉल्टी वाटर यानी कि सी वाटर में, तो उसको हम कहेंगे कैटाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन का मतलब जो सॉल्ट वाटर की फिश है वो माइग्रेट करती है किसमें, फ्रेश वाटर में, फॉर एग लेइंग। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है स्पैवनिंग। स्पैवनिंग का मतलब होता है एग लेइंग। ठीक बात है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इनका जो एग लेइंग होती है, किसकी बात चल रही है, हम पेट्रोमाइजोन की बात कर रहे हैं, मिक्सिन की बात नहीं कर रहे हैं। ये पेट्रोमाइजोन का कैरेक्टर है कि इनमें आपके पास में साइक्लोस्टोमेट्स, अच्छा मैंने कुछ बोलने में गलती कर दी, यहाँ पे लिखा हुआ है साइक्लोस्टोमेट, मतलब ये जो कैरेक्टर है एनाड्रोमस माइग्रेशन, साइक्लोस्टोमेट दोनों में देखने को मिलता है, मतलब पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन दोनों में ही देखने को मिलता है। यहाँ पे पेट्रोमाइजोन का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था इनका एक लार्वा का नाम। इनका लार्वा एक इम्पोर्टेंट लार्वा है, जहां से नीट में प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको ये टास्क देता हूँ कि आप उस लार्वा का नाम ढूंढें। ठीक है, यहाँ पे पेट्रोमाइजोन का एक लार्वा का नाम दिया गया है, वो आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे पेट्रोमाइजोन का सिनोनिम भी आपको ध्यान रखना है कि पेट्रोमाइजोन को हम लैम्प्रे कहते हैं और मिक्सिन को हम हैगफिश कहते हैं। ठीक बात है। फिर आगे फर्दर हम बात करते हैं कॉन्डिक्थीज की। तो इनके पास में क्या मिलते हैं, क्लोएका। तो हम कॉन्डिक्थीज और ऑस्टिंगथीज के बीच में सिंपल डिफरेंस यहाँ से देख सकते हैं, उसके बाद में हम एनसीईआरटी को लर्न कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा चार्ट आपके लिए प्रेजेंट किया है, ये मैंने गूगल से डायरेक्ट लिया है, कॉपीराइट क्लेम हो सकता है तो होने को, हम इसको लर्न करेंगे। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनका जो बोनी फिशेज है इनमें स्केलेटन बोन से मिलकर बना होता है, जबकि जो कार्टिलेजिनस फिशेज है, नाम से पता चल रहा है इनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ पे हम एक्स्ट्रा एनसीईआरटी पॉइंट्स में एक टॉपिक पढ़ते हैं, वो है इलास्मोब्रेंकियाई फिशेस। जो ये वाली फिशेस होती है इलास्मोब्रेंकियाई फिशेस लाइक शार्क्स, इनका इनको मतलब जो नेफ्रॉन किडनी होती है उसमें यूरिया का हम स्टोरेज करते हैं टू इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी या मेडुला। तो ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इलास्मोब्रेंकियाई फिशेस है या फिर शार्क्स है, जो क्या करती है, यूरिया का स्टोरेज करती है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। ठीक है, तो ये वर्ड आप ध्यान रख सकते हो अगर रखना चाहो तो, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, इलास्मोब्रेंकियाई और टीलोस्टोमी। फिर यहाँ पे बोथ फ्रेश और मरीन, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कॉन्डिक्थीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन। तो यहाँ पे एक्सोस्केलेटन की बात करें तो इनका एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना है, और उनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है। इनका एक्सोस्केलेटन में आपको साइक्लॉइड स्केल्स देखने को मिलते हैं, इनमें एक्सोस्केलेटन में प्लेकॉइड स्केल्स देखने को मिलते हैं, नाम एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। साइक्लॉइड स्केल्स का जो दूसरा नाम एनसीईआरटी ने मेंशन किया वो है टिनॉइड स्केल। एनसीईआरटी कहती है कि प्लेकॉइड स्केल मॉडिफाइड होते हैं टीथ्स में, जो कि इनवर्डली अंदर की ओर मुड़े हुए रहते हैं। ये लाइन भी हम एनसीईआरटी से एक बार रीड आउट करेंगे। इनका माउथ एंटीरियर होता है, इनका माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है। तो ये लाइन भी आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है इनमें माउथ यहाँ पे है, मतलब वेंट्रली लोकेटेड है। लेकिन आगे हम जब बोनी फिश का डायग्राम देखेंगे तो इनका माउथ, इनके मतलब जो पूरा बॉडी होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, उसके टिप पे प्रेजेंट रहता है, एंटीरियरली प्रेजेंट रहता है। फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनमें 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है कि जो ऑस्टिंगथीज है उनके पास में 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट रहते हैं। एनसीईआरटी ने कॉन्डिक्थीज में गिल्स का नंबर नहीं दिया है, उन्होंने बस ऑस्टिंगथीज का गिल्स का नंबर दिया है, वो है 4 पेयर्स ऑफ गिल्स। और उन्होंने एक और नंबर दिया है साइक्लोस्टोमेटा में 6 से 15 पेयर ऑफ गिल्स। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऑस्टिंगथीज में जो गिल्स है वो ओपर्क्यूलम से कवर रहते हैं, जबकि जो कॉन्डिक्थीज है यहाँ पे ओपर्क्यूलम नहीं मिलता। इनमें एयर ब्लेडर या स्विम ब्लेडर प्रेजेंट रहता है आपके जो ऑस्टिंगथीज है, और इनमें एयर ब्लेडर या स्विम ब्लेडर प्रेजेंट नहीं रहता, मतलब कि इनको डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ेगा।
तो यहाँ पे आपके पास में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। मैं यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं फर्दर एलेबोरेट करना चाहूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको मैं यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहूँगा, जो कि मैं आगे जब डिटेल एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे तब करेंगे। ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपके ये वाला जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो आपके ह्यूमन है। हमने जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा है वहाँ पे मेंशन किया गया है कि जितनी भी बोनी फिशेज है उनका एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस है वो है अमोनिया, जितनी भी कार्टिलेजिनस फिशेज है उनका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है यूरिया। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं सैल्मन, रोहू, ट्राउट, फ्लाइंग फिश, इन सबको हम वापिस देखने वाले। तो वापिस हम जो पॉइंट्स हमें देखने हैं वो यहाँ पे एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं जो मैं आपको कहना चाहता था। एक इम्पोर्टेंट लाइन आपको ध्यान रखनी है कि कॉन्टेक्ट थीस के पास क्लोएका मिलते हैं जबकि ऑस्टिंग थीस के पास क्लोएका नहीं मिलते हैं। एक एक्स्ट्रा एनसीईआरटी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पजेसेस क्लोएका, यानी किसके पास क्लोएका है। तो आपको ध्यान रखना है कॉन्टेक्ट थीस के मेंबर क्लोएका रखते हैं। क्लोएका एक कॉमन चैम्बर है बहुत सारी ओपनिंग्स का, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और मतलब यूरिनरी सिस्टम हो गया, इन सबका एक कॉमन ओपनिंग होता है, उसको हम कहते हैं क्लोएका। और ये कॉन्टेक्ट थीस में देखने को मिलता है, ऑस्टिंग थीस में नहीं मिलता है। ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा एनसीईआरटी है, ध्यान रखो नहीं रखो आपके ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि प्लेकॉर्ड स्केल है, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉर्ड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, अंदर की ओर डायरेक्टेड होते हैं ताकि एक बार जो भी पकड़ इन्होंने बना ली, किसी चीज को पकड़ लिया तो उससे मतलब इनसे उसको छुड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एयर ब्रीडर इनमें नहीं मिलता है, हमने जान लिया। और ये प्रिडेशियस होते हैं, हमलावर होते हैं, यानी कि परभक्षी होते हैं शुद्ध हिंदी में बात करें तो। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, जो मैं आपको बताना चाहता था कि हमने थोड़ी देर पहले एक बात लर्न की कि इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यूजुअली मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब सभी मेंबर्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छी तरह से ध्यान दें। फर्टिलाइजेशन यहाँ अच्छा थोड़ा सा मैंने बोलने में गलती कर दी। एनसीईआरटी स्टेट करती है फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है कुछ ऐसे मेंबर भी है कॉन्टेक्ट थीस के जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि ये एकदम क्या बोलते हैं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जितने भी कॉन्टेक्ट थीस के मेंबर होंगे उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं। ये एक जनरल रूल है, कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और सेकेंड पॉइंट एनसीईआरटी स्टेट करती है कि मेनी ऑफ देम आर विविपेरस। एनसीईआरटी खुद कहती है कि सारे के सारे कॉन्टेक्ट थीस आर नॉट विविपेरस। कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट थीस के मेंबर हैं जो एग ले करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर हम ढंग से समझना चाहें तो ये विवी पेरस भी इनको नहीं कहा जा सकता। जो कॉन्टेक्ट थीस के मेंबर है उसको अगर हम थोड़ा ज्यादा कंसेप्चुअली समझे तो इनको विवी पेरस नहीं कहा जा सकता। इनके मोस्ट मेंबर होते हैं ओवी विवी पेरस। ओवो विवी पेरस का मतलब इनमें जो डेवलपमेंट है वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा, लेकिन डेवलपमेंट एग के जैसा होगा। मतलब एग फर्टिलाइज्ड एग फीमेल बॉडी के अंदर रहता है, पहला पॉइंट, और उसका डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि इनमें पेरेंटल केयर नहीं मिलती, जो कि विविपेरस टाइप का जो जर्मिनेशन है या एम्ब्रियो मतलब रिप्रोडक्शन है वहां पे देखने को मिलता है, वहां का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। लेकिन कॉन्टेक्ट थीस में पेरेंटल केयर नहीं मिलती। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे विविपेरस कहने का मतलब हमारा है ओवो विविपेरस। इनके कुछ ही ऐसे मेंबर है जो कम्प्लीटली विविपेरस होते हैं, ठीक है। लाइन आपको ध्यान रखनी है, आप चाहें तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। ये आपका एक कंफ्यूजन है, ये आपका टास्क है, जो भी आप समझो तो आप ध्यान दें। इनके मैनी ऑफ देम नॉट ऑल, इनके सारे मेंबर विविपेरस नहीं है, अधिकांश है। और विविपेरस भी यहाँ पे ज्यादा करेक्ट नहीं है, यहाँ पे हमें कहना चाहिए ओवो विविपेरस, ठीक है। फर्दर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक्स्ट्रा एनसीईआरटी पॉइंट है कि जो आपके लेटरल लाइन सिस्टम है फीचर ऑफ बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस में लेटरल लाइन सिस्टम नहीं मिलता। कार्टिलेजिनस फिशेस में लेटरल लाइन सिस्टम नहीं मिलता, ये आपको बोनी फिशेस में देखने को मिलेगा। और एक टाइप का सेंसरी स्ट्रक्चर होता है जो इनको हेल्प करता है आसपास के वाइब्रेशन को कैच करने में, ठीक है। तो क्लोएका वाला पॉइंट हमने थोड़ी देर पहले लर्न कर लिया। एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं, स्कोलियोडॉन जिसको हम कुत्ता मछली कहते हैं, ब्रिस्टी जिसको हम आरा मछली कहते हैं, कारकैरेडॉन जिसको हम ग्रेट व्हाइट शार्क कहते हैं, ट्राइगोन जिसको हम स्टिंग रे कहते हैं, और टॉर्पीडो जिसको हम इलेक्ट्रिक ईल कहते हैं।
एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि इनके जो मेल्स हैं उनके पेल्विक फिन के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, क्लेस्पर प्रेजेंट रहता है, जो कि कॉपुलेशन में इनकी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इनमें जनरली इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक बात है, इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई है। बाकी यहाँ पे ओपर्कुलम का नंबर, यहाँ पे जो ओपर्कुलर स्लिट्स है इनका नंबर ऑफ सिंथेसिस में दे रखा है 4 पेयर, आपको ध्यान रखने हैं। और साइक्लोस्टोमेटा कितने थे नंबर ध्यान रखना है, 6 से 15। फिर यहाँ पे आगे हम बात करते हैं इनके स्केल्स की, तो इनमें साइक्लोइड या टीनॉइड स्केल प्रेजेंट रहते हैं। एयर ब्लेडर लिखा हुआ है, यूजुअली एक्सटर्नल, यहाँ पे एनसीईआरटी स्टेट करती है यूजुअली एक्सटर्नल। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सारे ऑस्टिंगथीज के मेंबर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। कुछ ऐसे मेंबर भी है जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट चीज यूजुअली लिखा है एनसीईआरटी ने, मैंने कहा था सबसे खतरनाक वर्ड है यूजुअली, मोस्टली और एक्सक्लूसिवली। तो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे लिखा हुआ है यूजुअली। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्टली ओविपेरस, सारे ओविपेरस नहीं है। अधिकांश मेंबर कैसे है ओविपेरस, कुछ मेंबर ऐसे हैं जो कि विविपेरी शो करते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, इनमें लार्वल स्टेज नहीं मिलती। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लार्वल स्टेज आपको कॉर्डेट्स में, अगर मैं बात करूं या फिर मोर प्रिसाइजली मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं, तो लार्वल स्टेज आपको एक तो मिलता है एम्फीबिया में। दूसरा आपको अगर साइक्लोस्टोमेटा की मैं बात करता हूं तो क्या इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है? हाँ बिल्कुल होती है, इनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं साइक्लोस्टोमेटा और एम्फीबिया के कुछ मेंबर है जिनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। आपको ध्यान रखना है सभी एम्फीबिया में लार्वल स्टेज नहीं होती, कुछ एक्सेप्शन भी है वहां पे। फिर फर्दर यहाँ पे एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। मरीन फिशेज में है एक्सोसिटस, जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन करना चाहें, इसका नाम है फ्लाइंग फिश। दूसरा है हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, उसके बारे में आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि इसमें मेल्स में ब्रूड पाउच प्रेजेंट रहता है, और इसमें जो एग्स होती है, एग्स और बच्चे होते हैं, उनका जो केयर है वो मेल्स के द्वारा किया जाता है। फिर सेकेंड थिंग जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो फ्रेश वाटर फिशेज है उसमें एक तो है लेबियो जिसको हम रोहू भी कहते हैं, और दूसरा है कतला जिसका साइंटिफिक नेम है कातला कातला। फिर इनका जो क्लेरियस है जिसको हम मांगुर भी कहते हैं, या फिर कैटफिश इसको हम कह सकते हैं कि आपके फ्रेश वाटर फिशेज है। एक्वेरियम में आपके पास है बेटा जिसको हम फाइटिंग फिश कहते हैं, और टेरोफिलम जो कि एक एंजल फिश है, इसका हम कॉमन नेम ये जानते हैं। यहाँ से जो बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है वो है इस डायग्राम से। जो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वो कतला है, रोहू नहीं है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपसे एक डायग्राम देके पूछा जा सकता है कि इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और वहां पे कह दिया कि ये डायग्राम रोहू का है तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ये डायग्राम किसका है? कतला का है। तो ऐसे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना। रेप्टाइल्स के केस में जो हमारे पास एनसीईआरटी डायग्राम दे रखे हैं वो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो डायग्राम है वो किसका है? कतला का है, रोहू का नहीं है। फिर फर्दर इसी के साथ हमने फिशेस या पीसी सुपर क्लास स्पीसीज हमने कवर किया। उसके बाद में हम चलते हैं क्लास एम्फीबिया की और। क्लास एम्फीबिया की और सारे पॉइंट्स को लर्न करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इनकी बॉडी को हम हेड और ट्रंक में डिवाइड कर सकते हैं। इनके कुछ मेंबर होते हैं जिनमें पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट हो सकती है, जैसे कि सेलामेंडर। आप देख सकते हैं सेलामेंडर में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है। लेकिन जनरली एम्फीबिया के मेंबर को जो बॉडी है उसको हम दो पार्ट में हेड और ट्रंक में डिवाइड करते हैं। इनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल होती है, और इनकी जो रेस्पायरेशन है वो जनरली मतलब रेस्पायरेटरी ऑर्गन 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप का इनमें रेस्पायरेशन देखने को मिलता है। गिल्स के द्वारा भी रेस्पायरेशन कर सकते हैं, लंग्स के द्वारा भी रेस्पायरेशन कर सकते हैं, और थ्रू स्किन के द्वारा भी रेस्पायरेशन कर सकते हैं। गिल्स को हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, बक्कल कैविटी। एनसीईआरटी ने फ्रॉग वाले चैप्टर में, या जो हमने एनिमल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में जो फ्रॉग दे रखा है वहां पे उन्होंने एक टर्म यूज किया है बक्कल कैविटी। तो यहाँ पे उनमें रेस्पायरेशन में 3 चीजें लिखी है, उन्होंने लिखा है थ्रू स्किन, थ्रू लंग एंड बक्कल कैविटी। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं बक्कल कैविटी का वहां पे मीनिंग गिल्स से था। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो क्यूटेनियस स्किन है या फिर मॉइस्ट स्किन है वो रेस्पायरेशन में हेल्प करती है। इनकी बॉडी सरफेस से ये क्या कर सकते हैं? एयर का एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग के बारे में आपको ध्यान रखना है ये हाइबरनेशन एज वेल एज
ये दोनों दोनों चीजें शो करता है। हाइबरनेशन मतलब कि शीत निष्क्रियता, और दूसरी है आपके दो चीजें हैं, एक तो है स्टाइवेशन और दूसरा हाइबरनेशन है। स्टाइवेशन का मतलब होता है ग्रीष्म निष्क्रियता, हाइबरनेशन का मतलब होता है शीत निष्क्रियता। तो फ्रॉग में दोनों टाइप की निष्क्रियता देखने को मिलती है। ये बस वर्षा ऋतु में टर्टर करता हुआ बाहर आ जाता है। ये वाले जो दोनों टर्म मैंने जो अभी आपके सामने यूज किए हैं, ये हम इकोलॉजी वाले चैप्टर में लर्न करेंगे। तो फर्दर एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है इनके बारे में, टिम्पेनम, ये सारी चीज है। और इनमें जो एक कॉमन चेम्बर है वो है आपके क्लोएका, मतलब कि एम्फीबियंस में क्लोएका प्रेजेंट रहता है, जो कि आपके कॉमन चेम्बर है, कॉमन पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। ध्यान रखना है एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग भी किसमें होगी, क्लोएका में होगी। यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो ओपनिंग है वो भी कहाँ पे होगी, क्लोएका में होगी। एक कॉमन चेम्बर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। इनका हार्ट 3 चेम्बर होता है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है, मतलब कि इनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट रहता है। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, सबसे पहले रेप्टाइल्स के एक मेंबर जिनको हम कहते हैं क्या, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स में आपके 4 चेम्बर हार्ट देखने को मिलता है। ये जनरली ओवी पैरस होते हैं, मतलब मोस्ट सारे के सारे मेंबर ओवी पैरस होते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना है पीसीज और एम्फीबिया को हम एन एमनियोटा कहते हैं। एन एमनियोटा का मतलब इनमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, और इनके जो एग होते हैं वो कैसे होते हैं, मॉइस्ट होते हैं, म्यूकस वाले होते हैं। जो आपके एमनियोट्स होते हैं उनमें जो एग होते हैं वो कैलकेरियस स्केल के साथ होते हैं, मतलब उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल प्रेजेंट होता है, जो कि उनको अर्थ पे ले करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इक्तियोफिस के बारे में ध्यान रखना है कि ये एक लिम्ब लेंस एम्फीबियन है, इसके पास लिम्ब नहीं है, और इसलिए इसको हम कहते हैं लिम्बलेस एम्फीबियन। यहाँ पे आपको दोनों डायग्राम में जो लेबलिंग है वो तो आप ध्यान रख सकते हो, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। फिर हम आते हैं सबसे खतरनाक जिसके डायग्राम है, वो है आपके क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया के बारे में सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनकी स्किन ड्राई और कॉर्निफाइड होती है। स्किन ड्राई और कॉर्निफाइड होती है, और यहाँ पे जो रेप्टिलिया नाम है ये भी एक लैटिन ओरिजिन का वर्ड है, रेपर उससे लिया गया है, या रेप्टम उससे लिया गया, उसका मतलब होता है टू कीप और क्रॉल। ये लैटिन ओरिजिन का वर्ड है। ठीक है, मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, कुछ मेंबर ऐसे हैं जो कि आपके एक्वेटिक हो सकते हैं, कुछ समुद्री सांप आपने नाम सुना ही होगा, कुछ मतलब सांप ऐसे होते हैं जो समुद्र और वाटर में निवास करते हैं। फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो लाइन मैंने पहले ही बोली और अभी वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि इनकी बॉडी के ऊपर क्या मिलते हैं, ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन होती है, और इसके पास में एपिडर्मल स्केल या स्क्यूट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो एम्फीबिया और रेप्टिलिया में पहला डिफरेंस आप कह सकते हैं कि इनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं। और ध्यान रखना है इनके पास में एक्सटर्नल ईयर की ओपनिंग नहीं होती। तो अगर हम एम्फीबिया की बात करें या फिर हम रेप्टिलिया की बात करें, दोनों में ही टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर। इनमें जो टिम्पेनम है वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। और आप जानते हैं कि जो सांप है और जो लिजार्ड है, एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है कि सांप और लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, मतलब कि इनमें जो केंचुली होती है, सांप और कुछ लिजार्ड है, वो क्या करती है, केंचुली के रूप में अपने स्किन या एक्सोस्केलेटन को लगातार चेंज करते रहते हैं। फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, जो कि जनरल चीज है, जो आपने कहीं सुना भी होगा कि स्नेक्स एंड टर्टल्स आर सेंसिटिव to low frequency vibration. Thus they hear mostly earthborne rather than aerial or sound waves. मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम कुछ साउंड करते हैं तो स्नेक्स और टर्टल्स को हियर नहीं कर सकते हैं। इनके पास जो आपके टिम्पेनम है उसकी कैपेबिलिटी लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करने की होती है। लो फ्रीक्वेंसी यानी कि जो ग्राउंड से उनके पास वाइब्रेशन आएंगे उनको ये कैच कर सकते हैं, लेकिन एयरबॉर्न साउंड को ये नहीं सुन सकते। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि जो सफेरा बीन बजाता है उसके ऊपर, उसका सांप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, जो भी इफेक्ट होता है वो उसके मूवमेंट के कारण होता है। ये सारा फैक्ट आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे जितना भी गेम है रेप्टिलिया का, जहां से भी तगड़ा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो है इनका एग्जाम्पल्स। इनके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। पहला कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल है कीलोन और टेस्ट्यूडो का। कीलोन को हम कहते हैं टर्टल, टेस्ट्यूडो को हम कहते हैं टॉर्टोइस। तो एक बार यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता है कि टॉर्टोइस और टर्टल क्या है। ये भी डायग्राम गूगल से लिया गया है और यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम हो सकता है, तो प्लीज
देखते हैं इसको, जो भी आगे देखें। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं टर्टल और टॉर्टोइज की अगर मैं बात करता हूँ तो टर्टल एक्वेटिक होता है, मतलब इसके पास क्या है, ये जो मतलब मतलब इसका जो लिम्ब है उसमें क्या है, फिन टाइप फ्लिपर बोन। तो इनके पास में जो लिम्ब है वो मॉडिफाइड फ्लिपर होता है, और ये जनरली सी वाटर में या मतलब मरीन वाटर में दिखाई देते हैं। जबकि अगर हम टॉर्टोइज की बात करते हैं तो ये लैंड पे प्रेजेंट रहते हैं और जनरली शाकाहारी होते हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छी और बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको बता रही है कि जो आपके पास टर्टल है वो ईट कर सकता है प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, लेकिन जो आपके टॉर्टोइज होता है वो जनरली शाकाहारी होता है। एक इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि नॉट ऑल टर्टल्स आर टॉर्टोइज बट ऑल टॉर्टोइज आर टर्टल्स। ये लाइन आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है जो आप समझ सकते हैं। फिर एक और चीज यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि टर्टल और टॉर्टोइज के बीच में ये डायग्राम भी आपको स्पेशली समझा सकता है कि टॉर्टोइज कैसे दिखते हैं और टर्टल कैसे दिखते हैं। टर्टल जनरली आपको ध्यान रखने हैं किलोनियल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, समुद्री वाटर में या सी वाटर में, जबकि जो टॉर्टोइज है वो ऑन लैंड देखने को मिलते हैं। तो पहला कंफ्यूजन था टॉर्टोइज और किलोन में, तो वो हमने दूर किया कि किलोन टर्टल है और टॉर्टोइज है मतलब जिसको हम टेस्टुडो कहते हैं। टेस्टुडो और किलोन दो अलग अलग चीजें हैं। टेस्टुडो यानी कि टॉर्टोइज और किलोन मतलब टर्टल। और जो एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ पे गिवन है वो किसका डायग्राम है, किलोन का, ये टॉर्टोइज नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आप इसके फ्लिपर देख के भी बता सकते हो। फिर सेकेंड चीज जो यहाँ पे कंफ्यूजिंग है वो है यहाँ पे 3 टाइप की लिजार्ड दे रखी है। पहला है आपके कैमेलियन, दूसरा है आपके कैलेटस, और तीसरा है आपके हेमीडेक्टाइलस। हेमीडेक्टाइलस को तो सब अच्छी तरह से जानते हैं, अपने आसपास रेगुलर इसको हम देख सकते हैं, इसको हम वॉल लिजार्ड कहते हैं, और इसे या फिर हम कहते हैं घरेलू छिपकली। कैमेलियन की अगर हम बात करें तो इसको शुद्ध हिंदी में हम नाम प्रोनाउंस करते हैं गिलगिट, आल्सो नोन एज गिलगिट एंड शोज कॉम्यूफ्लेज। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या छद्मावरण या कॉम्यूफ्लेज दर्शाता है, अपने बॉडी के कलर को चेंज कर सकता है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के आधार पे अपने बॉडी के कलर को चेंज कर सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इस डायग्राम से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रीचर है रेप्टाइल्स का, एक रेप्टाइल मतलब रेप्टिलिया का एक मेंबर है जो कि पेड़ की एक डाल पे बैठ खड़ा है या चढ़ा हुआ है, और उसकी जो टेल है वो एक पेड़ की डाल को पकड़े हुए है ताकि उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, और वो कॉम्यूफ्लेजी शो कर रहा है। ये सारे कैरेक्टर किसके लिए है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये जो कैरेक्टर है वो कैमेलियन के लिए। तो एनसीईआरटी में जो डायग्राम गिवन है वो किसका है, कैमेलियन का है। और कभी आप में से किसी ने जनरली देखा ही होगा कैरोटस को जिस टाइप से दिखाई देता है इसको हम कहते हैं गार्डन लिजार्ड। तो ये जो डायग्राम आपके सामने है ये है आपके गार्डन लिजार्ड, और इसको हम एक जूम करके एक इम्पोर्टेंट चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है वो है आपके टिम्पेनम। और आप जान सकते हैं हमने थोड़ी देर पहले एक लाइन पढ़ी थी कि जो रेप्टाइल्स है उनमें टिम्पेनम कर्ण को रिप्रेजेंट करता है। जिनके पास क्या है, टिम्पेनम है जो कि कान को रिप्रेजेंट करता है, और इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट है, स्केल्स या स्क्यूट्स प्रेजेंट है। ये आप इस डायग्राम से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन था वो हमने दूर किया कि कैमेलियन क्या है, ट्री लिजार्ड है, जबकि कैरोटस क्या है, गार्डन लिजार्ड है। फिर यहाँ पे एक थर्ड कंफ्यूजन जो इस डायग्राम से या इस एग्जांपल से हमारे सामने आता है कि क्रोकोडाइल क्या है और एलिगेटर क्या है। तो आपको ध्यान देना है, ये वाला जो डायग्राम मैंने यहाँ पे लिया है उसमें आपको ध्यान दें, क्रोकोडाइल कुछ इस टाइप से दिखाई देता है और जो एलिगेटर है वो कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। कुछ समझ आए ना आए आपको बस ये बताने के लिए यूज किया, लेकिन आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि जो डायग्राम गिवन है एनसीईआरटी में वो क्रोकोडाइल का है। ये डायग्राम क्रोकोडाइल का है, ये वाला डायग्राम कैमेलियन का है, और ये वाला डायग्राम किलोन का है। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है। भले ये दोनों डिफरेंस आप अभी ना कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डायग्राम क्रोकोडाइल का है, एलिगेटर का नहीं है। और ये जो सांप दिखाई दे रहा है वो क्या है, नाजा है, नाजा नाजा, जो कि किंग कोबरा का नाम है, और ये आपके पॉइजनस स्नेक होता है। तो नाजा जो कि कोबरा है, बंगेरस जिसको हम केत कहते हैं, और वाइपरा जिसको हम कहते हैं वाइपर। और ये सारी चीजें हमने लर्न की। उसके बाद में हम पहुंचे, इतना सब घूम फिर के हम पहुंचे क्लास ए20 के ऊपर।
एवीज के बारे में सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, जो कि हम हल्का सा मिस कर देते हैं और एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं और इसमें स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड ये वाली लाइन इंक्लूड करके उस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको ध्यान रखना है कि क्लास एवीज के जितने भी मेंबर हैं, मतलब जितने भी पक्षी हैं, उनकी बॉडी पे ग्लैंड्स नहीं मिलती, और किसको छोड़ के ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल। उनकी बेस ऑफ द टेल पे आपको एक ऑयल ग्लैंड देखने को मिलती है, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि उनकी बॉडी पे किसी भी टाइप की ग्लैंड नहीं है, तो जो ऑयल ग्लैंड है उससे जो ऑयल का सिक्रीशन होता है उसकी सहायता से ये अपने जो विंग्स होते हैं या फर होते हैं उनको वाटर प्रूफ बनाते हैं, ताकि जब बारिश वगैरह हो तो उनको उड़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको ध्यान रखना है फ्लाइटलेस बर्ड्स के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी ने जो एक एग्जाम्पल दिया दैट इज ऑस्ट्रिच। दूसरे एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं जैसे कि कीवी है, म्यू है, तो ये सारे एग्जाम्पल आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मेंबर क्या है फ्लाइटलेस है। और आपको एक इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी का जो बैक एक्सरसाइज है वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि आप लिखो फ्लाइट एडेप्टेशंस इन एवीज। तो एवीज में क्या क्या फ्लाइट एडेप्टेशन आपको देखने को मिलते हैं, ये एनसीईआरटी ने बैक एक्सरसाइज में एक मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखा है, तो आप इसको अटेम्प्ट करें और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी बिल्ड हो सकती है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इनके जो हाइंड लिम्ब है, पीछे वाले लिम्ब है, उनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो फोर विंग है वो मॉडिफाइड इनटू विंग्स। एक टर्म है, एक तो है फीदर और दूसरे है विंग। फीदर का मतलब जो फर है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, एवीज का, यानी कि एवीज की बॉडी पे क्या मिलते हैं, फीदर्स मिलते हैं। फिर यहाँ पे ध्यान दें, इनके पास क्या होती है, बीक होती है जिसके अंदर टीथ नहीं होते, यानी कि इनकी टूथलेस बीक होती है, और इनमें जो ग्राइंडिंग है मतलब पदार्थों को क्रश करने का काम होता है वो होता है गिजार्ड के अंदर। इनके पास एक क्रॉप और गिजार्ड, दो स्पेशल टाइप की संरचना यहाँ पे देखने को मिलती है। जो कि गिजार्ड है वो आपको कह सकते हो, गिजार्ड मतलब पीसने का काम करेगा, और क्रॉप एक स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करता है। ध्यान रखना है वार्म ब्लडेड है, और ये इनमें जो हार्ट है वो कम्प्लीटली फोर चेम्बर्ड होता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी है वो ये वाली लाइन है कि एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पायरेशन। जो एयर सैक्स है वो लंग्स से कनेक्टेड रहते हैं और इनकी रेस्पायरेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, ये वाला एक डायग्राम है जो कि कॉपीराइट क्लेम मतलब कॉपीराइट है, जो भी है उसको देखेंगे बाद में, पहले यहाँ पे ध्यान दें। ये आपके पास क्या है, लंग्स है इसके एवीज के, तो लंग्स से कनेक्टेड क्या है, कुछ एयर सैक प्रेजेंट है। अब नाम आपको ध्यान नहीं रखने हैं, बस ध्यान रखना है कि लंग्स से कनेक्टेड कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, और जो क्या करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं इन रेस्पायरेशन, यानी कि इनकी रेस्पायरेशन की एफिशिएंसी को ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एयर सैक्स का जो उपस्थिति है इनके अंदर, इनकी रेस्पायरेशन की कैपेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा देती है। और एक और चीज जो हमने पीछे मिस कर दी कि इनकी जो बोन्स होती है वो कैसी होती है, खोखली होती है। न्यूमेटिक बोन्स इनमें प्रेजेंट रहती है, एयर कैविटीज उनमें प्रेजेंट रहती है, जो कि इनका एक फ्लाइट एडेप्टेशन है ताकि इनका बॉडी वेट कम हो सके। फिर एग्जाम्पल्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल्स का साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। और ये एक इनके डायग्राम्स में एक डायग्राम कंफ्यूजन है, वो है नियोफ्रॉन का, तो ये ध्यान रखना ये वाला जो डायग्राम है वो क्या है, नियोफ्रॉन का है, जिसको हम कहते हैं वल्चर। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, एटिनोडाइटिस पेंगुइन्स ये आपके लिए कह सकते हो फ्लाइटलेस बर्ड्स है, और जनरली एक्वेटिक मतलब एक्वेटिक बर्ड्स कह सकते हो, समुद्र में रहते हैं। पिकॉक पैगोस टूची ऑस्ट्रिच हो गया, सिटेकुला आपके पैरोट हो गया, कोलंबो पीजन हो गया, और कार्वस हो गया कौवा, तुमको पता। फिर लास्ट क्लास हमारी है मेमेलिया। मेमेलिया के बारे में पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की इनका यूनिक फीचर क्या है, मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक, मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, यानी कि मेमरी ग्लैंड। जितने भी मेमेलिया के मेंबर है सब में क्या मिलती है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड या फिर मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है, जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करती है। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है किसका, मेमेलिया का। तो यहाँ पे लिखा है कि ये हर जगह देखने को मिलते हैं, पोलर आइस कैप्स देख लो, डेजर्ट देख लो, माउंटेन देख लो, फॉरेस्ट देख लो, ग्रासलैंड देख लो, डार्क केव्स देख लो, हर जगह आपको क्लास में मेरिया के मेंबर देखने को मिल सकते हैं।
यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनकी स्किन के ऊपर क्या मिलते हैं, यूनि इन द, मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो स्किन ऑफ द मेमेलिया है या मेमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, यानी कि मेमल्स मतलब जितने भी मेमेलिया के मेंबर्स होते हैं उनके जो अधिकांश सदस्य हैं मेमेलिया के, उनके पास में हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं स्किन के ऊपर। कुछ एक्सेप्शन आप अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि पेंगुइन हो गया, जैसे कि पेंगुइन, सॉरी गलत बोल गया, जैसे कि आपके पास ब्लू व्हेल हो गई, और जैसे एक तो है ब्लू व्हेल, तो आप दूसरा आपके पास में है, आपके पास में है डॉल्फिन। तो हमने पढ़ा कि जो व्हेल है और डॉल्फिन है उनके पास में हेयर प्रेजेंट नहीं होते, उनकी जो स्किन है वो स्मूथ होती है, उसके ऊपर हेयर प्रेजेंट नहीं रहते। तो हम कह सकते हैं कि हेयर्स, प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑन बॉडी या ऑन स्किन इज नॉट एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ मेमेलिया। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना आर प्रेजेंट। तो पिन्ना सबसे पहले कहाँ पे देखने को मिलता है, आपको सबसे पहले पिन्ना देखने को मिलता है, मतलब बर्ड्स में देखने को मिलता है, बर्ड्स में पिन्ना प्रेजेंट रहता है। लेकिन जब सबसे ज्यादा जो डेवलप है एक्सटर्नल, एक मिनट कुछ गड़बड़ बोल दिया, हाँ बिल्कुल गड़बड़ बोल दिया, कि जो बर्ड्स है उनमें एक्सटर्नल ईयर तो प्रेजेंट रहता है लेकिन उनमें ईयर पिन्ना नहीं मिलता। ईयर पिन्ना सबसे पहले आपको मेमेलिया में देखने को मिलता है। एक्सटर्नल ईयर बर्ड्स में मिलता है, उसमें आपके ईयर जो आपके मतलब एक्सटर्नल ईयर मीटस होता है वो आपको बर्ड्स में मिल सकता है, लेकिन ईयर पिन्ना सबसे पहले मेमेलिया में देखने को मिलता है। दूसरी चीज यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट इन द जॉ, मतलब कि एनसीईआरटी डायरेक्टली स्टेट करती है कि दीज आर जनरली हेटेरोडोंट एंड थिकोडोंट। मेमल्स कैसे हैं, हेटेरोडोंट है और थिकोडोंट है, मतलब कि इनके दांत डिफरेंट टाइप के हैं और गर्त दंती है, दांत जॉ की सॉकेट में धसे हुए होते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है सारे के सारे मेंबर्स में। एक इम्पोर्टेंट चीज कि इनके अधिकांश मेंबर, लगभग सारे मेंबर कैसे हैं, वीवी पैरस है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन यहाँ पे है, वो है आपके ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोरिंकस जो कि कैसा होता है, ओविपस ओवी पैरस होता है। तो यहाँ पे एक मेरे को कंफ्यूजन हुआ था कभी कि एक तो है प्लेटिपस और दूसरा है पेरीपेटस। पेरीपेटस नीट प्रीवियस ईयर एआईपीएमटी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है प्लेटिपस क्या है, एक ओवी पैरस मैमल है। प्लेटिपस ओवी पैरस मैमल, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं डक बिल। और दूसरा है पेरीपेटस, एक कनेक्टिंग लिंक है किसका किसका, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में। तो आपको ध्यान देना है पेरीपेटस, एआईपीएमटी में सवाल पूछा गया था कि पेरीपेटस क्या है। पेरीपेटस एक कनेक्टिंग लिंक है एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में। लेकिन जो प्लेटिपस है वो ओवीपेरस मैमल है, जिसका साइंटिफिक नेम है ऑर्निथोरिंकस। वीवीपेरस में आपके बहुत सारे आते हैं, इनके आप साइंटिफिक नेम तो याद कर ही लोगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है बलेनेप्टोरा, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत है, बलेनोप्टोरा जिसको हम कहते हैं ब्लू व्हेल। दूसरा है डेल्फिनस जो कि है कॉमन डॉल्फिन, इक्वस जो कि है घोड़ा, एलिफस जो कि है एलिफेंट, फेलिस यानी कि कैट, कैनिस मतलब डॉग, रेटस मतलब रैट, मकाका बंदर, कैमलस कैमल, और टेरोपस मतलब कि आपके फ्लाइंग फिश, सॉरी फ्लाइंग फॉक्स जिसको हम कह सकते हैं यहाँ के चमगादड़, और यहाँ पे मैक्रोपस मतलब कि कंगारू। तो ये सारा हमने आपके पास कवर किया। और एक लास्ट लाइन है कि द सेलिएंट डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ ऑल फाइला अंडर एनिमल किंगडम इज कॉम्प्रिहेंसिवली गिवन इन द टेबल। तो यहाँ पे ये जो टेबल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इस टेबल के है उसको मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जहाँ से बहुत अच्छा सवाल बनाया जा सकता है वो है ये कि अकॉर्डिंग टू दिस टेबल प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो मेंबर है उसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। मतलब कि कुछ मेंबर है जिनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और कुछ मेंबर है जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट रहता है। फिर दूसरी चीज कि आपके पास में जो पोरिफेरा है, एनसीईआरटी ने ये नहीं लिखा कि पोरिफेरा आर एसिमेट्रिकल इन दिस टेबल। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा है कि इनमें सिमेट्री वेरियस टाइप की होती है। दीज आर कुछ मेंबर एसिमेट्रिकल है या अधिकांश मेंबर एसिमेट्रिकल है, कुछ मेंबर आपके रेडियली सिमेट्रिकल है, और कुछ बायलेटरली भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले बायलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिलती है, अगर हम पोरिफेरा में बायलेटरल सिमेट्री कंसीडर नहीं करते तो। फिर दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है स्यूडोसिलोमेट। सबसे पहली
कि जो स्यूडोसीलोम है, मतलब जो स्यूडोसीलोमेट है, वो एसके हेलमिंथीज को बिलोंग करते हैं। मतलब एसके हेलमिंथीज के मेंबर स्यूडोसीलोमेट होते हैं, जिसमें ट्रू सीलोम नहीं मिलती है। और सबसे पहले सीलोमेट थे एनलिडा के मेंबर। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो सबसे पहले कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एसके हेलमिंथीज में देखने को मिलता है। सबसे पहले कंप्लीट या फिर सबसे पहले जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपको देखने को मिलता है किसमें, एनलिडा में, वो भी क्लोज टाइप का। और सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा में। एनलिडा में किसी भी टाइप का वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। उनमें रेस्पिरेशन बॉडी, सॉरी उल्टा बोल गया क्या, बिल्कुल सही बोला है, कुछ गड़बड़ नहीं बोला, कि उनमें जो रेस्पिरेशन है वो बॉडी सरफेस से होता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप कह सकते हो एक इम्पॉर्टेंट चीज, कि जो गाइनोडर्मेटा है उसमें उस सेगमेंटेशन नहीं मिलता है, पहली चीज। और इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं मिलता, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन हमने पहले भी लर्न कर लिया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो मोलस्का है, एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ सेल यूजुअली प्रेजेंट लिखा है, हमेशा नहीं लिखा, क्योंकि इसकी एक क्लास होती है सिफेलोपोडा, वहां पे आपको क्या नहीं मिलता, सेल नहीं मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ सेल यहाँ पे नहीं मिलता। ठीक है। फिर इस टेबल से बाकी सारी चीजें नॉर्मल है जो हम पढ़ ही चुके हैं। बाकी अब बची है समरी। समरी में भी इम्पोर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे रीडिंग के लिए ध्यान रखनी है, वो है यहाँ पे ओल्ड रीडिंग कर ही लेते हैं एक बार, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, दीज आर दीज। यहाँ पे पहली चीज है कैरेक्टरिस्टिक प्लेजिलेटेड कोइनोसाइड, जो कि यहाँ पे पॉरीफेरा में देखने को मिलती है। टिनोफोरा में आपको कॉम्प्लेट्स देखने को मिलती है। प्लेटी हेलमिंथीज है तो प्लेटी हेलमिंथीज में फ्लैट बॉडी है, एग्जिबिट बायलैटरली सिमेट्रिकल सिमेट्री और पैरासाइटिक फॉर्म्स शो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड हुक। एसके हेलमिंथीज में स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं ये, और इंक्लूड पैरासाइट एज वेल एज नॉन पैरासाइट राउंड वॉर्म। मतलब कि एसके हेलमिंथीज के मेंबर नॉन पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने बात की थी निमेटो हेल्म। मतलब यहाँ पे एक नेम तो मेरे को याद नहीं आ रहा, ये आपका टास्क है कि आपका जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने कुछ नॉन ह्यूमन एनिमल्स का भी जीनोम को कोड किया था, और उसमें एक निमेटोड भी था, जो कि क्या है, नॉन पैरासाइटिक है, नॉन हार्मफुल है फॉर ह्यूमन। तो उस पैरासाइट का आप नाम ढूंढ के या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें लीडा की, तो इसमें मेटामेरिकली सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें, एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस। मोलस्कन्स है तो सॉफ्ट बॉडी होती है, एक्सटर्नल कैल्केरियस शेल प्रेजेंट रहता है। फिर एंडोडर्म मतलब इकाइनोडर्मिड्स की बात करें तो स्पाइनी बॉडी इनमें प्रेजेंट रहती है, स्पाइन स्किन का नाम है। फिर हेमिकॉर्डेट्स की बात करें तो वर्म लाइक मरीन एनिमल है। कॉर्डेट्स की अगर हम बात करें तो पोजीशन नोटोकॉर्ड आइदर थ्रू आउट, ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड है प्रेजेंट होनी चाहिए, कभी भी प्रेजेंट हो। मतलब पोजीशन नोटोकॉर्ड आइदर थ्रू आउट और ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ। मतलब अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनमें जो नोटोकॉर्ड है ओनली अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्रेजेंट होती है, थ्रू आउट द लाइफ नहीं मिलती है। एक एक्सेप्शन आप ध्यान रख सकते हो कि जो कॉन्टेक्टीज है उनमें नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट देयर लाइफ। फिर आपको ध्यान रखना है कि एग्नेथा इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लास साइक्लोस्टोमेटा। मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट्स है, दे आर मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, तो ध्यान रखना है साइक्लोस्टोमेट आर मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। फिर ये सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, और इसी के साथ आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, टाटा।